नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री बीए फर्स्ट सेमेस्टर के टॉप 100 एमसीक्यूज के बारे में, जो कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 100% पूछा जाने वाला है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो आपका पेपर मतलब जो सिलेबस चेंज हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपको इतिहास की अवधारणा, परिभाषा और स्रोत के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और बेसिकली 4 यूनिट के बारे में ही आपको पढ़ना होता है, तो उसके बारे में मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। जो 100 एमसीक्यूज आपसे मैं बताऊंगा, ये परीक्षाओं में विभिन्न विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल आपकी परीक्षाओं की तैयारी करवाता है, खास करके दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसके लिए। और साथ ही साथ में आप देखते हैं कि जितने भी को करिकुलर का एग्जाम होता है विभिन्न विश्वविद्यालय में, उसके लिए पूरी तैयारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, पहले नया चैनल है आपके लिए तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुप्त शासकों में लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता है बताएं। गुप्त शासकों में लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता है? लिच्छवी दौहित्र की अगर बात की जाए तो लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहा जाता है लिच्छवी दौहित्र, ठीक है। लिच्छवी दौहित्र किसको कहते हैं बेटा? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। लिच्छवी दौहित्र किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहा था। सम्राट कुमार देवी का विवाह सम्राट समुद्रगुप्त से हुआ था, ठीक है। तो लिच्छवी वंश से ही संबंधित है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहीं कहीं पर जो है समुद्रगुप्त भी मिलता है, कहीं कहीं पर आपको जो है चंद्रगुप्त के बारे में भी मिलता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो? गुप्त शासकों में लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता है? तो गुप्तकालीन शासकों में लिच्छवी दौहित्र जो कहा जाता है बेटा, बताएं। लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त ऑप्शन में मिलता है। लिच्छवी दौहित्र किसे समुद्रगुप्त को कहते हैं? क्योंकि उसकी माता लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी थी। दौहित्र शब्द का मतलब जानते क्या होता है? दौहित्र शब्द का मतलब होता है, आप आज जान लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आपका डी ही होगा। दौहित्र का मतलब होता है बाबू, दौहित्र माने होता है पुत्री का पुत्र। पुत्री के पुत्र को दौहित्र कहते हैं। समुद्रगुप्त को लिच्छवी की पुत्री के पुत्र के रूप में जाना जाता है। यह उपाधि उसे समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति जो थी, जिसको हर्षेय ने लिखा था, उसमें खुद उसने लिखवाया था। माता जी का नाम था कुमार देवी, जो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। पिता थे चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने कुमार देवी से विवाह किया था। तो कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र हैं समुद्रगुप्त, इसीलिए उनको लिच्छवी दौहित्र के नाम से जानते हैं। आज क्लियर कर लीजिए इस बात को। हर्षेण लेखक हैं किसके? हर्षेण जो है प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं, जो कि समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। समुद्रगुप्त वह व्यक्ति हैं जिन्होंने 100 से अधिक युद्धों को जीता था, ये बात ध्यान रखेंगे। एक भी युद्ध हारने का वर्णन इनका नहीं मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद यानी प्रयागराज में ही है, जो कि समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख करती है। अगला प्रश्न, शिवनंदी की मूर्ति प्राप्त होती है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शिवनंदी की मूर्ति प्राप्त होती है कहां से? ऑप्शन ए कुषाण मुद्राओं पर, ऑप्शन बी गुप्त मुद्राओं पर, ऑप्शन डी सातवाहन मुद्राओं पर, ऑप्शन सी मौर्य मुद्राओं पर। करेक्ट आंसर क्या होगा? शिव नंदी की मूर्ति कहां पर प्राप्त होती है? तो कुषाणकालीन सिक्के जो हैं, कुषाणकालीन सिक्कों पर प्राप्त होती हैं। शिव नंदी की मूर्तियां कहां पर मिलती है बेटा? कुषाणकालीन सिक्कों पर भी प्राप्त होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रत्नावली नाटक के लेखक कौन है? रत्नावली नाटक किसने लिखा है? हर्षवर्धन की रचना रत्नावली, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कल्हड़ की रचना कौन सी है? बाण मतलब कल्हड़ की रचना कौन सी? राज तरंगड़ी, ठीक है। बाण भट्ट की रचना कौन सी? हर्षचरित। अगला प्रश्न, गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव ने गीत गोविंद की रचना लिखी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मेहरगढ़ स्थल किस नदी पर स्थित है? मेहरगढ़ स्थल जो है ये किस नदी पर स्थित है? बताएं फटाफट से, आप बताने का प्रयास करेंगे। मेहरगढ़ स्थल किस नदी पर स्थित है? तो मेहरगढ़ जो है बोलन नदी पर स्थित है, ठीक है। कहां पर? बोलन नदी पर स्थित। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है और कौन कौन से संस्कार हैं बताएं। सीरियल से, तो सीरियल से आपका संस्कार कुल मिलाकर के 16 संस्कार है। वही संस्कार बहुत सारे बताए गए, लेकिन 16 संस्कार में पहला संस्कार आपका है गर्भाधान संस्कार, संतान प्राप्ति के लिए जो है किया जाता है। दूसरा संस्कार है जो है निष्क्रमण संस्कार, ठीक है, गर्भाधारण से पहले।
तीसरा संस्कार आपका होता है और गर्भ में बच्चों की सुरक्षा और माता की रक्षा के लिए होता है। फिर आपका और तमाम प्रकार के संस्कार होते हैं आपके, कर्ण भेद, विद्यारंभ संस्कार, चूड़ाकरण, अन्नप्राशन, नामकरण संस्कार, जन्म संस्कार, ठीक है। जो है इसके अलावा अंत्येष्टि संस्कार, ठीक है, तमाम सारे समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार, ये सब संस्कार की संख्या है। अगला प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन है? हर्षेण ने प्रयाग प्रशस्ति लिखा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था बेटा? वर्धमान महावीर, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, वर्धमान नाम था उनके बचपन का नाम। महावीर स्वामी के द्वारा गृह त्याग किया गया था कब? महावीर स्वामी के द्वारा जो गृह त्याग किया गया था, महावीर स्वामी के द्वारा गृह त्याग किया गया था 30 वर्ष की उम्र में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या कौन थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या कौन थी? महावीर स्वामी द्वारा गृह त्याग कब किया गया था? उनकी प्रथम शिष्या कौन थी? महावीर स्वामी के द्वारा गृह त्याग कब किया गया? उनकी प्रथम शिष्या कौन थी? बताएं, ज्ञान प्राप्ति उनको कब हुई? तो महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या का नाम था जामाली, ठीक है। इनकी प्रथम शिष्या का क्या नाम था बेटा? इनकी प्रथम शिष्या का नाम था जामाली, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की तपस्या के बाद में मिली थी? 12 साल तक कठिन तपस्या के बाद में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। संलेखना इज नॉट सुसाइड, संलेखना इज नॉट सुसाइड पुस्तक के रचयिता कौन है? टीके डुकोल, इन्होंने लिखा, टीके टुकोल ने इस पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न, जैन समुदाय के द्वारा जैन प्रतीक चिन्ह पर कब सहमति प्रदान की गई थी? जैन समुदाय के द्वारा जैन प्रतीक चिन्ह पर कब सहमति प्रदान की गई थी? 1975 एडी में, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन प्रतीक चिन्ह में कितने लोक, जैन प्रतीक चिन्ह में कितने लोक को वर्णित किया गया है? कितने लोक को? जैन प्रतीक चिन्ह में कितने लोक को वर्णित किया गया है? कितने लोक को वर्णित किया गया बेटा? बिल्कुल राइट आंसर, 3 लोक को वर्णित किया गया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? 24 तीर्थंकर हैं। पहले तीर्थंकर है ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर है महावीर स्वामी, ये बात ध्यान रखेंगे। जैन धर्म को संगठित व विकसित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो किसको देते हैं हम? जैन धर्म को संगठित और विकसित करने का श्रेय वर्धमान महावीर को देते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस पंथ के अनुयायी तेरह पंथी कहलाए? तो श्वेतांबर जो धर्म के अनुयायी हैं तेरह पंथी कहलाए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस पंथ के अनुयायी समैया कहलाए? समैया दिगंबरों को कहा गया। जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर वो होते थे जो कि सफेद कपड़ा पहनते थे, दिगंबर जो एक प्रकार से नग्न अवस्था में रहते थे, बिना वस्त्र के रहते थे, उनको दिगंबर कहा गया, ठीक है। जैन धर्म अहिंसा पर आधारित है बेसिकली। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हैं और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऋषभदेव की बात की तो पहले तीर्थंकर हैं, बैल उनका प्रतीक चिन्ह है। दूसरे तीर्थंकर है आदित्यनाथ, ठीक है, अजीतनाथ, अजीतनाथ हाथी उनका जो है प्रतीक चिन्ह है। तीसरे हैं आपके संथानाथ, ठीक है, शांतिनाथ शंख उनका है। ऐसे तमाम प्रकार के नाथ हैं, ठीक है। तो 24 तीर्थंकर कुल मिलाकर के पार्श्वनाथ 23वें हैं, ठीक है, ये 23वें हैं। और इसके अलावा अरिष्ट नेमी जो हैं, अरिष्ट नेम की अगर बात की जाए तो वो जो है, चलिए, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ पर? तो कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था और कब हुआ था? 599 BC में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन तीर्थंकर ऋषभदेव व अरिष्ट नेमी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्ट नेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा शासक जैन मत से प्रभावित नहीं था? जैन मत से कौन सा शासक प्रभावित नहीं था? तो हर्षवर्धन जैन मत से प्रभावित नहीं थे, बाकी घनानंद, चंद्रगुप्त और बिंदुसार सब प्रभावित थे। निम्न में से जो है तिरात्रिन में शामिल नहीं है। सामयिक दृष्टि जो है तिरात्रिन में शामिल नहीं, बाकी सामयिक ज्ञान, सामयिक दर्शन, सामयिक चरित्र सब शामिल है। इस तरीके से आप लोगों ने इन चीज़ों को समझा। अगला क्वेश्चन से सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता जो है
आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लेक्चर है। और बाकी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों जिन जिन विश्वविद्यालय में आते हैं, बेसिकली बिहार विश्वविद्यालयों के लिए भी इंपॉर्टेंट है लेक्चर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी की घाटी में विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता किस नदी की घाटी में विकसित हुई थी? सिंधु नदी की घाटी में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, किस देवी की पूजा सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक होती थी? किस नदी की पूजा बताएं? तो किस देवी की पूजा होती थी? मातृ देवी की पूजा होती थी। और नदियों की अगर बात की, सरस्वती माता की, सरस्वती नदी की पूजा वैदिक काल में होती थी। चतुर्थ बौद्ध संहिता किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संहिता किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? तो कनिष्क के संग जो है उसमें संपन्न हुई थी। बताएं, चतुर्थ बौद्ध संहिता किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? चारों चतुर्थ जो संहितियां हुई उनके बारे में बताएं। चतुर्थ बौद्ध संहिता किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? कनिष्क, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क इज राइट आंसर। चतुर्थ बौद्ध संहिता जो है वो कनिष्क के संरक्षण में संपन्न हुई थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन आ चुका है, वैदिक काल में किस पशु को अघन्या कहा गया था? अघन्या माने होता है जिसको मारा नहीं जाता है, तो अघन्या जो कहा गया था गाय को कहा गया था। वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी करेक्ट आंसर। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख किया गया तमाम सारे। ठीक है, ये बात ध्यान। सामवेद जो है उसको संगीत शास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, अथर्ववेद जो है वो टोना टोटका जादू इन सभी के बारे में जाना जाता है। ठीक है, और यजुर्वेद जो है वो कर्मकांड यज्ञ से संबंधित है। अगला प्रश्न, मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? मानव के द्वारा सर्वप्रमुख प्रयुक्त अनाज जो है उसका नाम है जौ। अगला क्वेश्चन आ चुका है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, नवपाषाण काल। अगला प्रश्न आप देखिएगा, पशुपालन और कृषि के क्षेत्र में प्रयोग हुए थे? पशुपालन और कृषि के क्षेत्र में प्रयोग हुए थे नवपुरापाषाण काल में। नवपुरापाषाण काल में पशुपालन और कृषि क्षेत्र में तमाम प्रकार के प्रयोग किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंदेल शासकों ने करवाया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंदेल राजाओं के द्वारा करवाया गया था। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर समूह तमाम सारे मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने लगभग 950 से 1050 ईसा पूर्व के मतलब ईस्वी के बीच में बनवाया था। हिंदू और जैन धर्म के देवताओं की मूर्तियां यहाँ पर बनी हुई हैं बढ़िया तरीके से, ये बात ध्यान रखें। जैसे कि आप देखते हैं इसमें कंदैया महादेव का मंदिर बड़ा फेमस है और तमाम प्रकार के और मंदिर यहाँ पर बड़े फेमस हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देव शैली यक्ष नाग शैली है, बताएं। देव शैली यक्ष नाग ये सब शैलियां हैं, ये सब बौद्ध चित्रकला की शैलियां हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले चमड़े पर बने चित्र का उल्लेख प्राप्त होता है? सबसे पहले चमड़े पर बने चित्र का उल्लेख ऋग्वेद में ही प्राप्त होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बीजापुर, गोलकुंडा एवं अहमदनगर में तैयार की गई रंगवाला चित्रकारी किस शैली की श्रेष्ठ रचना है? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर में तैयार की गई रंगवाला चित्रकारी किस शैली की श्रेष्ठ रचना है? तो दक्कन शैली की श्रेष्ठ रचना है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुर्जर शैली कहा जाता है, गुर्जर शैली गुजरात शैली को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजंता में गुफाओं के प्रकार हैं, अजंता में गुफाओं के प्रकार ढक स्तूप गुफा और बिहार गुफा दोनों हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। भारतीय चित्रकला के इतिहास में कागज पर की गई चित्रकला की दिशा में किस शैली का प्रथम स्थान है, वह बताएं। तो है जैन चित्रकला शैली। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। वास्तुकला की नागर शैली कहाँ से विकसित हुई? हिमालय से बिंद के बीच में नागर शैली का विकास हुआ है और उसके नीचे के इलाकों में द्रविड़ शैली का विकास हुआ है। ठीक है, और दोनों को मिला देंगे तब बनेगी बेसर शैली। अगला क्वेश्चन है, निम्न उत्तर भारत के जितने मंदिर हैं वो सब जो है नागर शैली में बनते हैं। दक्षिण भारत के जितने मंदिर हैं वो सब द्रविड़ शैली में बनते हैं। ठीक है, और कुछ मंदिर जो बनते हैं वो द्रविड़ और नागर दोनों को मिला करके बनते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर 1026 में सोलंकी राजवंशों के राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था? भीमदेव प्रथम के द्वारा कौन सा मंदिर बनवाया गया था, बताएं।
फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मोन्टारा का सूर्य मंदिर ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मंदिर लोकप्रिय रूप से ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा कोणार्क का सूर्य मंदिर को कहते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किस मंदिर को स्थानीय रूप से तीनी मुमुड़िया मंदिर कहा जाता है? तो तीनी मुमुड़िया मंदिर जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हड़प्पा की खुदाई में कितने टीले मिले हैं बताएं? हड़प्पा की सभ्यता में की जो खुदाई हुई उसमें कितने टीले प्राप्त हुए हैं? तो 2 टीले प्राप्त हुए बेटा। कितने टीले प्राप्त हुए हैं? सी, 2 टीले प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, किस एक टीले किस किस टीले को नगर टीला कहते हैं जो नीचे के क्षेत्र में स्थित था? उसको कहते हैं भैया पूर्वी टीला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पश्चिमी टीले को व्हीलर महोदय ने क्या नाम दिया था? व्हीलर महोदय ने पश्चिमी टीले को R37 नाम दिया, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन प्रमाण जो मिलते हैं वो हड़प्पा संस्कृति से ही प्राप्त होते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य सभ्यता से मानते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र संबंधित हैं अग्निदेव से, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुक्ल यजुर्वेद की संहिता में है? शुक्ल यजुर्वेद की संहिता में वाजसनेयी जो है संहिता, निम्नलिखित में से कौन सा शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो वाजसनेयी। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से हमारे देश को इंडिया संबोधित किया? हमारे देश को इंडिया ईरानियों ने कहा था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र वो था तक्षशिला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ, आर्य माने होता श्रेष्ठ, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे? अथर्ववेद से गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक काल से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता किस नदी की घाटी में विकसित हुई थी? हड़प्पा की सभ्यता सिंधु नदी घाटी में विकसित हुई, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। किस धातु का ज्ञान सिंधु निवासियों को नहीं था? सिंधु निवासियों को लोहे का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता हैं, ठीक है। तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के रचयिता हैं। कल्हड़ ने राज तरंगड़ी लिखा, सूरदास ने सूरसागर साहित्य लहरी और सारावली लिखा। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? महाभारत जो है जय संहिता, महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। लिखा किसने है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने। हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट नाम के लेखक ने हर्षचरित नाम की रचना लिखी, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में पूरी जानकारी बताई गई है। कुमार संभवम महाकाव्य कवि किस लेखक का है? कुमार संभवम को लिखा है कालिदास ने, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगवान काली जो कार्तिकेय के जन्म से संबंधित है रचना। 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन है? आचार्य दंडी हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। काव्यादर्श भी दंडी ने ही लिखा है। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक नाम के विद्वान ने पृथ्वीराज विजय लिखा है। पृथ्वीराज रासोचंद्र बरदाई ने लिखा है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, राप्ती नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? राप्ती नदी का प्राचीनतम नाम है अचिरावती, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में किस नदी को नदी तमा कहा जाता है? ऋग्वेद में किस नदी को नदी तमा कहते हैं? सरस्वती नदी को नदी तमा के नाम से जानते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय किसको दिया जाता है? अशोक के शिलालेखों को या अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसप को दिया था। जेम्स प्रिंसप ने ही सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। अगला क्वेश्चन आ चुका, स्वामी महावीर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो मृत्यु हुई थी पावापुरी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे बताएं? महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं कहाँ पर बेटा? श्रावस्ती में, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। श्रावस्ती बहराइच और गोंडा, मतलब बहराइच के बगल पड़ता है, गोंडा के बगल। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए क्योंकि उनके अधिकतम अनुयायी कौशल राज्य से ही थे, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। बुद्ध ने यहाँ पर 21 वर्ष काल काटे थे। वर्षा ऋतु के दौरान निवास भी बिताया था। सारनाथ ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। प्रारंभिक 5 शिष्यों को दिया था। धर्म चक्र प्रवर्तन इसी को कहा जाता है। श्रावस्ती में गया हूँ, ठीक है, 1-2 बार गया हूँ मैं श्रावस्ती।
तो बगल में ही थोड़ी दूर पर है श्रावस्ती, तो वहाँ पर जा सकते हैं, वहीं पर बुद्ध की प्रतिमा भी बनी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में हुआ था, बिहार राज्य के वैशाली के पास कुंडग्राम पड़ता, वहीं पर हुआ था 599 ईसा पूर्व। ठीक है, इनका जन्म इक्ष्वाकु वंश के राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला थी, उनके घर में हुआ था। बचपन का नाम वर्धमान था, क्योंकि उनके जन्म के बाद राज्य में समृद्धि बढ़ी थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। जन्म स्थान कुंडग्राम बिहार में है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में पड़ता, वहीं पर उनका जन्म हुआ था, जो कभी शक गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के पास था, अब एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। 563 ईसा पूर्व कुछ पारंपरिक स्रोतों के अनुसार 623 ईसा पूर्व या 624 ईसा पूर्व भी लोग बताते हैं, लेकिन 563 ईसा पूर्व ज़्यादा प्रसिद्ध है। लुम्बिनी जो है शाक गणराज्य की राजधानी थी, कपिलवस्तु के निकट पड़ती है, नेपाल में वर्तमान में पड़ता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक हैं, और इनके प्रथम जो शिष्य थे, मतलब प्रथम जो थे, सॉरी, जैन धर्म के संस्थापक की अगर बात की तो वो ऋषभदेव थे। अगर पूछा जाए कि जो है इसको पुनर्जागृत किसने किया, दोबारा से इसको आगे किसने बढ़ाया, तो महावीर स्वामी ने बढ़ाया था। लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से क्या है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव ही हैं। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी, प्लिनी भी नाम के एक इतिहासकार उन्होंने लिखी थी। प्लिनी नाम का एक दार्शनिक है, उसने लिखा था, प्लिनी। अर्थशास्त्र नाम की रचना पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। कौटिल्य का पूरा नाम है विष्णुगुप्त, चाणक्य के नाम से भी इनको जानते हैं। कल्हड़ की पुस्तक का नाम है राज तरंगड़ी। अगला क्वेश्चन से, धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था। धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ से किया गया था। पहली बार जो है उपदेश दिया था किसने? महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को, वहीं से धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। मातृ देवी की हड्डी से निर्मित आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? मातृ देवी की हड्डी से निर्मित आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मातृ देवी की हड्डी से निर्मित आकृति उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य पाषाणकालीन मानव शिकार के लिए किसने बने उपकरणों का प्रयोग किया करता था? पत्थर से बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था मध्य पाषाणकालीन मानव। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कपास के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। संस्कृत भाषा में कौन सा अभिलेख लिखा गया है? तो जूनागढ़ अभिलेख जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो है ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ये सब प्रश्न परीक्षा में खूब पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है? चालकोलिथिक युग ताम्र पाषाण युग को कहते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कुत्ता को किस काल में पालतू पशु बनाया गया था? मध्य पाषाण काल में कुत्ते को पालतू पशु के रूप में बनाया गया। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। कृषि का प्रथम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? कृषि का प्रथम साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कोल्डिहवा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कोल्डिहवा से प्राप्त हुए हैं। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से बेटा? कोल्डिहवा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और कहीं कहीं पर तो मिलता है कि लोहरा देव से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लोहरा देव जो उत्तर प्रदेश में है, 9000 ईसा पूर्व में विश्व स्तर पर इसका सबसे पुराना प्रारंभिक साक्ष्य चीन की यांगटीसी नदी क्षेत्र में से प्राप्त हुआ है। ठीक है, लोहरा देव में 9000 ईसा पूर्व में 7000 ईसा पूर्व के बीच में चावल के साक्ष्य मिले हैं, तो अलग अलग जगहों पर। लेकिन जो है अन्य साक्ष्यों के हिसाब से भारत में अगर देखा जाए तो बेलन घाटी में कोल्डिहवा नाम का स्थान है। 6500 ईसा पूर्व चावल के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान से भी चावल के प्रमाण मिले, लेकिन बाद में। लेकिन यहाँ गेहूं साक्ष्यों के लिए अधिक प्रसिद्ध है मेहरगढ़। ठीक है, लेकिन कोल्डिहवा चावल के लिए प्रसिद्ध है, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो मेहरगढ़ जो है चावल के लिए अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, ये चावल जो है गेहूं के लिए, और ये चावल के लिए कोल्डिहवा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, ताम्र पाषाणकालीन इनाम गांव वाली बस्ती किस संस्कृति से संबंधित है? ताम्र पाषाणकालीन इनाम गांव वाली बस्ती ये जोरबे संस्कृति से संबंधित है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नवपाषाण काल में मानव था। नवपाषाण काल में मानव जो था उत्पादक और उपभोक्ता दोनों था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु को औजार बनाने में प्रयुक्त किया था? मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु को औजार बनाने में प्रयुक्त किया था? तो उस धातु का क्या नाम है बेटा? दमदमा धातु। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु को औजार बनाने में प्रयुक्त किया? पीतल, लोहा, लोहदा या दमदमा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इस धातु की बात की तो प्रारंभिक धातु जो है प्राचीन काल में मनुष्य ने तांबे का उपयोग किया औजार और आभूषण बनाने के लिए। तांबा पत्थर की तुलना में अधिक टिकाऊ था, जिससे मनुष्य नई चीजों बेहतर बना सकता था। ठीक है। दमदमा धातु कौन सी? दमदमा धातु। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, पुरापाषाण काल में मनुष्यों की जीविका का मुख्य आधार क्या था? पुरापाषाण काल में मनुष्यों की जीविका का मुख्य आधार था शिकार करके भोजन ग्रहण करते थे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पुरापाषाण काल में मानव था। पुरापाषाण काल में मानव जो था आखेटक यानी शिकारी भी था और खाद्य संग्राहक भी था, यानी खाद्य को इकट्ठा भी करता था। सी ऑप्शन दोनों था। अगला क्वेश्चन आ चुका, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी साइट पर बिंदुर्ग का केवल एक शहर था? तो था चंदहुदड़ो। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए मशहूर विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापना करी थी? किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए मशहूर विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया था? तो धर्मपाल ने बनवाया था। पाल वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से विषय जोड़ों की पहचान करें, बताएं। अमात्य या जासूसी? यही सही, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषम जोड़ों की पहचान करें, तो यहाँ पर देखिए विषम जोड़ा, युवराज राजकुमार ठीक है, सेनापति प्रमुख कमांडर, पुरोहित मुख्य पुजारी ठीक है, अमात्य मंत्री होता था, जासूसी नहीं करता था, तो इसका यही वाला गलत हो जाएगा, नहीं कि यही सही है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन संदेशों से मौर्य शासकों और कालक्रम की सूची का पता चलता है? बताएं। निम्नलिखित में से किस प्राचीन संदेशों से मौर्य शासकों और कालक्रम की सूची का पता चलता है? तो पुराणों से। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो बागोर से प्राप्त हुए हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नवपाषाण काल में किस स्थान से गर्तावास प्राप्त हुआ है? गर्तावास बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रागैतिहासिक काल में किस स्थान से मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाने का प्रचलन मिलता है? तो बुर्जहोम से ही मिलता है मानव के साथ कुत्तों को दफनाने की प्रथा। अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से? देखिए, चिराद छपरा बिहार, मेहरगढ़ बलूचिस्तान, संगन कल्लूर गुजरात, निवासा गुजरात से संबंधित नहीं है, तो यही ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, नवपाषाण काल में किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं? तो चिराद नाम के स्थान से मिला है। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट बुशफूट जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की थी, मूलतः कहाँ के थे वो? एक भूवैज्ञानिक, मतलब वो कहाँ, मतलब क्या थे, भूवैज्ञानिक थे एक वो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। किस स्थल से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है? किस स्थल से? तो लोहदा से प्राप्त हुई है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 पुराण है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैदिक देवमंडल में कौन युद्ध का देवता था? वैदिक देवमंडल में युद्ध का देवता था इंद्र। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम विधि निर्माता मानते हैं? तो मनु को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर, मनु को विधि निर्माता माना जाता है। अगला प्रश्न, पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? पाषाण काल, कांस्य काल और लौह का त्रियुगीन विभाजन किया था सीजे थॉमसन ने। सीजे थॉमसन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक ए कनिंघम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका, भारत में प्रागैतिहासिक का जनक किसे कहा जाता है? बताएं। भारत में प्रागैतिहासिक का जनक किसको कहते हैं? रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहते हैं। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन से प्राचीन काल में निष्क था। प्राचीन काल में निष्क जो था स्वर्णाभूषण को निष्क कहते थे। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। वैदिक काल की सदनीरा नदी का वर्तमान नाम क्या है? सतलुज नदी, जिसमें हमेशा पानी बहता रहता था। कृषि का प्रारंभ हुआ, कृषि का प्रारंभ हुआ था नवपाषाण काल से। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। भीमबेटका प्रसिद्ध है किसके लिए? भीमबेटका जो है ये शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। पत्थरों पे जो है चित्र बनाए गए हैं भीमबेटका में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी मैं लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।